हेलो दोस्तों, नमस्कार। इग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी इग्जिस्ट एकेडमी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टैटिक जी की क्लासेस कंटिन्यू कवर कर रहे हैं और हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि जब तक आपका यूपीपी का पेपर नहीं हो जाएगा या कुछ अन्य परीक्षाएं जो हाल ही में होने वाली नहीं हो जाएंगी, तब तक स्टैटिक जी क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू आती रहेंगी। और आपको पता ही है कि स्टैटिक जी की आपकी किसी परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आपको अगर किसी परीक्षा में अपनी एक सीट कंफर्म करनी है तो आप लोग इस क्लासेस को अच्छी तरीके से कवर करते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन पे अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे और जहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी एक सीट कंफर्म हो, आपके पास एक अच्छी खासी जॉब हो, तो आप लोग एकदम पढ़ाई को दृढ़ संकल्प के साथ करिए, क्योंकि कहा नहीं जाता कि भगवान का दिया हुआ अल्प नहीं होता और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। तो आप लोग एकदम संकल्प कर लीजिए कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने गुरुजनों का नाम आपको रोशन करना है और ऐसा तब होगा जब आप जी जान लगा के पढ़ाई करेंगे तब। तो दोस्तों, देरी न करते हुए हमारे साथ इस सेशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। इस सेशन के एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और मैं कह रहा हूं कि आप लोग लास्ट तक इस सेशन के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा ना लगे तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि किसी को जोर जबरदस्ती करके पढ़ाया नहीं जा सकता है। बातें समझ में आई? तो कोई दिक्कत? चलो आते हैं इस क्वेश्चन सेशन के पहले क्वेश्चन पे। अगर आप पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन ने, गांधी जी एवं जिन्ना ने, गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो भैया इस पे सिग्नेचर की इसको काट दीजिए कोई भी। गांधी जी तो उसमें 100% रहेंगे। ठीक है, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। गांधी जी एवं अम्बेडकर जी के बीच। ठीक है, किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। ठीक है, ये हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं थोड़ा उनकी गलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। ठीक है, तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच। ठीक, तो अगर आप पूना पैक्ट इस समझौते के तहत 26 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया था। लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 75 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% वृद्धि की गई थी। ठीक है, इसमें हुआ क्या था दोस्तों कि गांधी जी जो है भैया अनशन पे बैठ गए थे। गांधी जी कहाँ बैठ गए थे? अनशन पे बैठ गए थे पूना पैक्ट में। ठीक है, उस समय ये गांधी जी यरवदा जेल में थे। ठीक है, तो वहाँ पे हुआ क्या कि भीमराव अम्बेडकर जी गए थे और इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दलितों की संख्या बढ़ा दी जाए। कितना? 75 सीटों से 147 कर दी गई थी। ठीक, तो कोई दिक्कत? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे अगर कह दिया जाए कि भैया जो गांधी जी हैं, गांधी जी के जन्म की अगर बात कर लिया जाए, गांधी जी का जो जन्म हुआ था ना वो 1869 को कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर में कहाँ हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गांधी जी 1893 में कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और आए कब थे? 1915 को गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। अफ्रीका से वापस आए कौन? गांधी जी आए थे। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका, नवजीवन कामा हरिजन कामा यंग इंडिया, ठीक है, ये सब पत्रिकाएं किसकी थी? तो गांधी जी की थी। ठीक, एक था मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। ठीक है, एक था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये सब किसके रचनाएं हैं? गांधी जी की हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैंने कहा कि जैसे जैसे आप लोग आगे चलेंगे वैसे वैसे सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। अगला करा है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो भैया देखो, पारा
पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है द्रवों में। कह रहा पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका उपयोग तापमापी तथा दाबमापी में किया जाता है। ठीक है, अब तापमापी का जैसे मतलब हो गया थर्मामीटर। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, पारा। ठीक है, थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तापमान मापते हैं। क्या मापते हैं? तापमान, यानी नॉर्मल तापमान। ठीक है, और उच्च तापमान मापते हैं पायरोमीटर से। किससे मापते हैं? पायरोमीटर से मापते हैं। अगर कह दिया जाए उच्च तापमान किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर से मापा जाता है। ओके बच्चा, अगर कह दिया जाए कि आपका लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? लैक्टोमीटर से भैया दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। आपका एक है सीस्मोग्राफ से आपका मापा जाता है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सीस्मोग्राफ से। एक होता है रेन गेज या रेन गाज। ठीक है, रेन गेज या रेन गाज, इससे वर्षा मापी जाती है। क्या मापी जाती है? वर्षा। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए भैया कैलोरीमीटर से ऊष्मा मापी जाती है। क्या मापी जाती है? ऊष्मा मापी जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और ये देखिए इधर एक इमेज दिखाई गई किसकी? पारे की। ओके, कोई दिक्कत यहाँ कर? अगर कह दिया विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी होती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु, ठीक है, सुचालक धातु क्या होती है? तो चांदी होती है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर से हुई रिक्ति को भरने का समय क्या होता है? मतलब मान लो अगर आपका कोई राष्ट्रपति है, उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो अपने पद का त्याग कर दे, या फिर महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया जाए, तो उसके रिक्त पद को कितने माह के भीतर भरा जाता है? 1 माह, 9 माह, 3 माह, 6 माह। तो भैया कितने माह के भीतर? 6 माह के अंदर 100% भर लिया जाता है। ठीक है, या उसके पहले भी कर सकते, थोड़ा सा पहले ही होना चाहिए। ठीक, तो देखो जैसे राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति या तो भाई स्वेच्छानुसार त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, या फिर इसको अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग, राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। और यहीं पे आता है एक अनुच्छेद 62। क्या आता है? अनुच्छेद 62। इसी के अनुसार राष्ट्रपति के रिक्त पद की पूर्ति होती है। रिक्त पद की पूर्ति, अगर मान लो राष्ट्रपति नहीं है, हटा दिया गया है, तो अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के रिक्त पद की पूर्ति कर ली जाएगी। अनुच्छेद 60 में अगर कह दिया, अनुच्छेद 60 में क्या है? तो शपथ का प्रावधान है। किसके शपथ का? राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में भैया भारत का राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 63 के अनुसार। और अगर कह दिया एक राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होती है भैया? उम्र क्या होती है? तो 35 वर्ष। कितना होती है? 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो व्यक्ति। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह राष्ट्रपति पद की समाप्ति निम्नलिखित रीति से हो सकती है। 5 वर्ष की अवधि समाप्ति पर या तो वो उसका पद खत्म होगा, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर महाभियोग द्वारा। ओके, अब करा कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति भिन्न कारण से उत्पन्न होने रिक्त पद की दशा में निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह के पहले किया जा सकता है। कितने माह के पहले? 6 माह के अंदर किया जाएगा। कोई दिक्कत? ओके, और प्रेजेंट टाइम की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक भैया, कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन करा है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भैया कितनी भाषाओं को? 15, 18, 22, 25। तो कितनी को? 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ठीक है। करा 92 संविधान संशोधन 2023 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस समय संशोधन के बाद कितनी हो गई है? 22 हो गई है। अगर कह दिया जाए कितनी भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं हैं। भाषा कितनी भैया? 22 हैं। और 23वीं भाषा के रूप में भोजपुरी क्या है? प्रस्तावित है। 23वीं भाषा के रूप में क्या है? भोजपुरी आपकी प्रस्तावित है। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन करा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? देखो बच्चा, आता सबको सब कुछ है, लेकिन देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। ये क्वेश्चन आपकी कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ध्यान ये देना आपकी क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। तो देखो भैया 14, 15, 16 ये जो है ना, ये समता के अधिकार हैं, ठीक है। कैसे अधिकार है? समता के। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है ये स्वतंत्रता के तहत आता है। अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। तो देखो कह रहा हूँ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये संबंधित मूल अधिकारों के तहत समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि अनुच्छेद 19 का संबंध स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आएगा, ठीक है। अगर आपसे यहीं पे कह दिया जाए भैया अनुच्छेद 15, 16 और 19 में कौन अलग? तो 19 ये स्वतंत्रता के तहत आता है। यहीं भी ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें? अनुच्छेद 20 में है। ओके, कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का जमता है ना भैया, वो विटामिन के की सहायता से जमता है। किसकी सहायता से? विटामिन के की सहायता से। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा स्कर्वी? विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स, ठीक है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ओके बच्चा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसकी थोड़ी डिटेल लिखी गई नीचे, ये भी ध्यान दे लेते हैं हम लोग। विटामिन ए जिगर के प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है या चोट अथवा रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है, इसलिए इसे रक्त स्त्राव रोधी विटामिन भी कहते हैं। हरी पत्ती, टमाटर, गोभी, जिगर के अंडों की जर्दी, पनीर में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ओके, फिर जंतुओं में विटामिन डी 2 रूपों में मिलता है, एक कोलीकैल्सीफेरॉल, एक आर्गोकैल्सीफेरॉल के रूप में मिलता है। कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा में कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं, ठीक। यह क्रिया सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होता है, अतः इसे धूप वाली विटामिन भी कहा जाता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, फिर स्कर्वी रोग के इलाज में विटामिन सी सबसे ज़्यादा उपयोगी। यह विटामिन मुख्यतः खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। कौन सी विटामिन? तो विटामिन सी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। तो भैया सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, ठीक है। कोई दिक्कत?
ठीक है। अब अगर आज सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस है जो निरंतर क्रोड के आकार नाभिकीय द्वारा हीलियम नाभिक बनाता है। देखो इसका एक ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है ड्यूटीरियम, ट्रीसियम और हीलियम न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा। ओके, इतना ध्यान देना। कह रहा है जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है तो इसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन बम का निर्माण। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर कह दिया सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ओके, ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ठीक है, या पित्त रस का निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी तिल्ली, सी पित्ताशय और डी अग्नाशय। तो भैया किस में होता है? पित्ताशय। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है। ठीक है, पित्तरस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। पित्ताशय में जो है ना, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, इकट्ठा। ठीक है, पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है, उसका जो निर्माण होता है यकृत में होता है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो देखो कह रहा है पित्त एक पीला तथा हल्का हरा और क्षारीय द्रव है जिसका स्त्राव यकृत करता है। इसमें जल, पित्तामल यानी बाइल एसिड, पित्तवर्णक तथा अन्य अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ रहते हैं। इनमें कोई एंजाइम नहीं रहता है। यह प्रत्यक्षता किसी पोषक तत्व को विखंडित नहीं कर पाता है। फिर करा आत्मवसा को विखंडित करने वाला एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। अब जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता है। पित्ताशय में क्या होता है? पित्त रस इकट्ठा होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन करा है एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी भील और ऑप्शन डी थारू। तो भैया वो जनजाति का नाम मुंडा, मुंडा जनजाति। अब मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है भैया? तो ये झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। ये कौन सा फेस्टिवल मनाती है? सरहुल फेस्टिवल मनाती है। अगर कह दिया जाए सरहुल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है तो झारखंड राज्य से है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसकी डिटेल थोड़ा समझ लेते हैं। करा सरहुल एवं स्वरहुल उरांव मुंडा जनजाति मनाती है। ठीक है, यह पर्व कृषि आरंभ करने से पहले मनाया जाता है। इसमें सरना की पूजा की जाती है। सरना सखुए की कुंज को कहा जाता है। किसको कहा? सखुए की कुंज को। करा मुंडा जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। ये बहिर्विही है। भील मध्य प्रदेश की जनजाति है। इसमें होली के अवसर गोल गधेला नामक त्यौहार मनाया जाता है। भीलों के मकान को कूक कहा जाता है। भीलों के मकान को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। इनमें गांधर्व विवाह, हरण विवाह, अदला बदली विवाह का प्रचलन है। थारू जनजाति, अब थारू की बात कर, थारू जनजाति भैया कहाँ पाई जाती? उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। थारू का अर्थ मदिरा पान करने वाला। ये बजहर नामक पर्व मनाते हैं। कब? वर्षा ऋतु में। ठीक है, अगर कहें बजहर नामक पर्व कौन सी जनजाति मनाती है तो थारू जनजाति मनाती है। कोई दिक्कत? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। मतलब भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी मतलब अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए है महाकश्यप, ठीक है, ये होगा महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो भैया बुद्ध की मृत्यु के बाद महाकश्यप के द्वारा क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस समय मगध का जो शासक था वो अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। बुद्ध के दो शिष्य थे, एक का नाम आनंद और एक का नाम उपाली। ठीक है, जो क्रमशः धर्म और विनय के प्रतीक माने जाते थे। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में किया गया है। अजातशत्रु जो है ना भैया बहुत ही खतरनाक शासक था। अजातशत्रु, इसने अपने पिता को मारकर शासन किया था। ठीक है, इनके पिता का नाम था बिंबिसार।
सार, ठीक है, जो किस वंश के राजा थे, हर्यक वंश के राजा थे। ठीक है भाई, देखो अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत करने के लिए कोई ना कोई तैयार है। इन्होंने अपने पापा को मार के मतलब सत्ता हासिल की, तो इनका लड़का आया कौन, नागदशक, ठीक है, सॉरी, इनका लड़का है उदाइन। उदाइन उदाइन ने फिर अजातशत्रु को मार दिया। उदाइन के बाद अजातशत्रु राजा बन गया, सॉरी, अजातशत्रु के बाद उदाइन बन गया, क्योंकि बिंबसार हर्यक वंश के राजा थे। बिंबसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा। अजातशत्रु का पुत्र था उदाइन, उदाइन ने अजातशत्रु को मारा। उदाइन के 2-3 पुत्र थे, मुंडक, अनिरुद्ध, नागदशक। ठीक है, फिर उदाइन की मृत्यु के बाद नागदशक राजा बना। नागदशक को मारकर अन्य एक राजा बना था, ठीक है, जिसको बोलते हैं कालाशोक। कौन बना था राजा, कालाशोक बना था। ठीक है, कालाशोक। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, इसको डायरी में लिख लीजिए, 100% ये पूछा जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? ठीक है, कर्जन, मैकाले, डलहौजी, बेंटिंग। तो भैया भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? बोलो जल्दी। तो ये मैकाले को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? मैकाले को जाता है। ओके, तो देखो भैया, कह रहा भारत में आना प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले की स्वर्ण पत्र में पड़ी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में इतने में पारित प्रस्ताव द्वारा मैकाले के दृष्टिकोण से भारत में आधिकारिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया गया, जिसमें मैकाले का प्रस्ताव था। ठीक है, और विलियम के समय में किया गया। ठीक भैया, अगर समय पूछे तो आप बताएंगे बेंटिंग, और अगर कह दिया जाए किसने आरंभ की, किसने इसका प्रस्ताव रखा, तो मैकाले आप बताएंगे। ठीक है, और ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था भैया ध्यान दीजिएगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसके समय में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत। और कब भैया? तो 1829 में। कब हुआ था? 1829 में। किसके नेतृत्व में? राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, कोई दिक्कत? इन्हें ही भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन करा है, ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो भैया ल्यूकीमिया जो है ना, ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर है। और कब ये होता है? जब मानव शरीर में सफ़ेद यानी WBC की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, कह रहा ल्यूकीमिया श्वेत रक्त कैंसर कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था मानव का जो रक्त होता है 2 भाग में डिवाइड होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कणिकाएं। क्या होता है? कणिकाएं। कणिकाएं 3 होती हैं, RBC, सेकेंड WBC और थर्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक, तो देखो RBC जो होती है भाई, अगर आपके बॉडी में किसी चीज़ की या तो संख्या बढ़ेगी या तो कम होगी। तो जब RBC की संख्या आपके बॉडी में बढ़ती है तो आपको एक बीमारी होती है पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, और RBC की जब संख्या आपके शरीर में घटती है तो आपको एक बीमारी होती है एनीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है? आपके शरीर पे लाल लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। और एनीमिया में क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है। और WBC की जब अधिकता होती है तो आपको होता है ल्यूकीमिया। क्या होता है? ल्यूकीमिया। ठीक है, ये होता है रक्त कैंसर। कैसा कैंसर? रक्त कैंसर होता है। ठीक है, और जब WBC कमी हो जाती है तो आपको होता है एक रोग ल्यूकोपीनिया। क्या होता है? ल्यूकोपेनिया या ल्यूकोपीनिया। इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कोई दिक्कत बच्चा? RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का जीवन काल 120 डेज होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, मतलब 4 दिन समथिंग होता है। ठीक है, दोनों का निर्माण बोन मैरो में ही होता है, लेकिन RBC का रेड बोन मैरो और WBC का येलो बोन मैरो में होता है। कोई दिक्कत? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन करा है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। ठीक, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने
दी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो भैया राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अब क्यों दी थी ये भी ध्यान देना। राजा राम मोहन राय अकबर की पेंशन के लिए कहाँ गए थे? तो ब्रिस्टले गए थे। कहाँ गए थे? ब्रिस्टले गए थे। और वहीं ब्रिस्टले में ही 1833 में समथिंग राजा राम मोहन राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो वहीं जब ब्रिस्टले गए तो उसी खुशी के कारण अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय का भैया जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? आपका कोलकाता में हुआ था। कोलकाता के राधानगर ग्राम में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो देखो ओके बच्चा, फिर राजा राम मोहन राय कहाँ गए थे? ब्रिस्टले। उसी कारण अकबर द्वितीय की पेंशन के मामले में गए थे, इसीलिए उसने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। अब देखिए सुनिए, क्या राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का अग्रदूत। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। 1850 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड के सम्राट मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा की बातचीत करने के लिए ब्रिस्टले भेजा गया था, जहां 27 सितंबर 1837 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा बच्चा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुलोभद्र, मखली गोशाल, उपाली। तो भैया इसके संस्थापक थे मखली गोशाल। करा मखली गोशाल पहले महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु महावीर स्वामी और इनके बीच भैया मतभेद हो गया था, जिस कारण इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था महावीर स्वामी का और आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद यानी भाग्यवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक है, अब जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी ने भैया जैन धर्म की स्थापना की थी। किसकी? जैन धर्म की स्थापना किसने की? स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। महावीर स्वामी ने की। और महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है भैया? वर्धमान के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? वर्धमान के नाम से जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि किस वायरस के कारण चेचक होता है? चेचक, ठीक है, चेचक। रूबेला वायरस, हर्पीज जोस्टर वायरस, रेबीज, वेरिवोला वायरस। तो भैया ये जो है ना, ये किससे होता है? वेरिवोला या वेरिसेला भी बोलते हैं। ठीक है, तो किससे होता है? वेरिवोला वायरस से होता है। ठीक है, आपके बॉडी पे छोटी छोटी जो देवी माता जिसको निकल आती हैं, चिकन पॉक्स बोला जाता है। ठीक है, छोटी छोटी जो होती हैं। ठीक है, तो कह रहा वेरिवोला जोस्टर वायरस से ये होता है। ये हर्पीज परिवार का वायरस है, जिसके संक्रमण से चिकन पॉक्स रोग होता है। ठीक है, जबकि चेचक स्मॉल पॉक्स या सुप्तावस्था में चला जाता है तथा कई वर्षों पश्चात हर्पीज जोस्टर वायरस के रूप में पुनः सक्रिय हो जाता है। तो देखो एक ये छोटा सा बेबी बनाया गया है, इसके देखिए पीछे पीठ पे देखो छोटे ऐसे दाने दिख रहे हैं ना, तो क्या होता है? छोटी माता इनको बोलते हैं। ठीक है, छोटी माता। और ज़्यादातर ये गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 111। तो भैया किसके? ऑप्शन बी 110 के तहत धन विधेयक की बात किसमें की गई है? ऑप्शन बी नंबर 110, अनुच्छेद 110 में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बच्चा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 110 कर दीजिएगा। ठीक है, आइए इसकी थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। करार धन विधेयक की परिभाषा करते हुए अनुच्छेद 110 में कहा गया कि धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें केवल इन विषयों के बारे में उपबंध होता है, अर्थात कर, उधार, संचित निधि, आकस्मिक निधि, अभिरक्षा, विनियोग, किसी व्यय की संचित निधि या भारत द्वारा घोषित करना आदि। अगर कोई विधेयक सिर्फ इसलिए धन विधेयक नहीं कहा जाएगा कि उसका संबंध संपत्ति या कर लेन देन से है। ठीक है, और यदि इस बात पर विवाद हो जाए कि विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और ये मामले न्यायाधिकरण में
नहीं लाए जा सकते हैं। ठीक है, अर्थात धन विधेयक है या नहीं, इस पर विचार कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत। आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो भैया शेख मुबारक के पुत्र थे। किसके थे? शेख मुबारक। करा अबुल फजल शेख मुबारक नागौरी का द्वितीय पुत्र था। इनका जन्म 14 जून 1551 को हुआ था। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। उसने भारतीय मुगलकालीन समाज और सभ्यता में काफ़ी अच्छा भूमिका निभाई और पुस्तकों के माध्यम से उनके बड़े अच्छे तरीके का वर्णन किया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत? ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सोन। तो भैया तिब्बत जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मपुत्र का है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तिब्बत के पास मानसरोवर झील है, वहाँ से दो नदियाँ और निकलती हैं। एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई, एक आपकी सिंधु है और एक सतलज। ये मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। ठीक है, तो कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिमी तिब्बत के आंशिक ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर के निकट महाराष्ट्र से निकलती है। सोन नदी तथा महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है, जहां पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी गई थी। किसने? कहने का मतलब ब्लैक होल की जानकारी दी थी। ओके, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना भैया, हरमान वांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, जेवी नार्लियर ने। तो भैया ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी थी एस चंद्रशेखर ने। ओके, करा ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। माना जाता है कि इसके अगर आसपास से कोई चीज़ गुजरती थी उसको क्या कर लेता है? खींच लेता, प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। ठीक है, तो भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके माध्यम से इन्होंने सफ़ेद बौने तारे का एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने और अपने भार और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते हैं। अंततः वे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन होता है आपका कंप्लीट। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो, जानकारियाँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।